यूनाइटेड हीट ट्रांसफर आईपीओ की। तो नाम से थोड़ा सा बिजनेस का अंदाज़ा लग जाता है और भाई कंपनी काफ़ी पुरानी है। अगर आप देखोगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जनवरी 1995 के अंदर और बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एसेंशियल इक्विपमेंट जो हीट एक्सचेंजर होते हैं प्रेशर वेसल्स के लिए और प्रोसेस फ्लो स्किड्स। द कंपनी प्रोड्यूस जो यहाँ पर कर रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है वो यूज़ होते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर, मैरीटाइम वेसल्स के अंदर, माइनिंग ड्रग्स के अंदर, हैवी मशीनरी के अंदर और भी अदर एप्लीकेशंस में इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सी बात है, अगर हीट ट्रांसफ़र का वर्ड आप बनाओगे तो वो ये बनेगा कि कहीं ना कहीं जो हीट यानी गर्मी है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है प्रोडक्ट, अब उसको देखोगे नॉर्मली हमारे घर में तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं ना, तो ये उसी सेगमेंट पे जो मशीनरी हो गई या ट्रकिंग वगैरह हो गए, वेसल्स हो गए, इसी सेगमेंट पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखने को मिल रही है नासिक के अंदर। एंड अगर बात करें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसको भी कंपनी ऑक्यूपाइड करती हुई नज़र आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है। मशीनरी जो है इनकी वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि ओवरऑल तो कंपनी जो है जिस सेगमेंट पे काम कर रही है वो अच्छा है और बिजनेस में इनको काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्योंकि भाई अगर आप देखो काफ़ी पुराना बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मैनेजमेंट है वो स्टार्टिंग से अगर अभी तक टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को या इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जान चुके होंगे। बाकी 31 जुलाई 2024 तक कंपनी में 105 एम्प्लॉयज़ जो है अलग अलग लेवल पे पेरोल पे काम करते हुए नजर आए एंड 127 एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हुए नजर आए, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसको बोला जाता है। बाकी काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी कंपनी ने बताया, जैसे इनके पास ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिलती है अच्छी खासी और यहाँ पर ये मिनिमाइज करते हुए नज़र आते हैं सिंगल मार्केट में। नॉलेजेबल और स्किल्ड टीम देखने को मिलती है जो यहाँ पे प्रोडक्शन या डिलीवरी जो भी है उस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। मीटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपने अच्छी क्वालिटी के और रिलायबल कस्टमर्स के साथ प्रोडक्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखने को मिलता है और यहाँ पर कंपनी साफ साफ बता रही है भाई एक्सेसिबिलिटी बूस्टिंग कंपनी की जो है वो रीच और सेल्स पोटेंशियल के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बात की जाए आईपीओ की, आईपीओ आज यानी 22 से लाइव होगा, 24 तक लाइव रहने वाला है। प्राइस है 56 से 59 रुपीज़ का, लॉट साइज देखने को मिल रहा है 2000 शेयर्स का, 30 करोड़ का टोटल इशू साइज है और कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। यानी अगर आप देख बहुत बड़ा आईपीओ ये नहीं है, बहुत छोटा आईपीओ, हालांकि एसएमई आईपीओ बड़े भी होते हैं। लास्ट अभी मैंने एक वीडियो बनाया है दानिश पावर का, वो आईपीओ भी आज से लाइव हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर उस आईपीओ को देखें तो वो काफ़ी बड़े साइज़ का था, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 30 करोड़ का आईपीओ है। लिस्टिंग होगी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में, यानी कि अगर इसमें ग्रे मार्केट पे अच्छा नज़र आता है तो 90% से ज़्यादा पे लिस्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक तरीके से बाउंडेशन लगी हुई है। बाकी टेनेटिव शेड्यूल डेट्स की बात की जाए तो आज यानी ट्यूसडे से आईपीओ लाइव हो रहा है, थर्सडे को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, फ्राइडे में अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट कब आउट होगी, किस वेबसाइट पे चेक करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। इसलिए टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ना सिर्फ आईपीओ बल्कि स्टॉक मार्केट की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। बाकी रिफंड्स की बात करें मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे 28 अक्टूबर से। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है उनको मंडे को ही डीमेट में शेयर ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे और लिस्टिंग होने वाली है 29 अक्टूबर में। यानी अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक जो है इसकी हमको लिस्टिंग भी होते हुए देखने को मिल जाएगी ईजिली। अब आगे बात करें यहाँ पर कि कितने लॉट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम अगर आप जाना चाहें तो मैक्सिमम 1 लॉट के लिए जा सकते हैं रिटेल कैटेगरी से, और अगर आप ज़्यादा लॉट के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 2 लॉट और मैक्सिमम जितना बजट है उसके हिसाब से आप अपने लॉट साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी आगे रिजर्वेशंस देखें तो 50% QIB की है, 35% यहाँ पर हमको रिटेल में और 15% HNI में देखने को मिलती है। यानी कि जो पोर्शन साइज़ है वो काफ़ी सही है। आईपीओ के प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत छोटा आईपीओ है, बट रिटेल के लिए फिर भी पोर्शन साइज सही है। अब प्रोमोटर्स की बात की जाए, मिस्टर योगेश विश्वनाथ पाटिल जी, मिस्टर विवेक विश्वनाथ पाटिल, मिस्टर साधनिक विवेक पाटिल एंड वेश दुर्गा योगेश पाटिल देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रोमोटर्स है ये इंडिविजुअली एक फैमिली ही है, फैमिली ही रन कर रही है, फैमिली ही ऑन कर रही है। 91.59% रेस्ट स्टेक जो है किसके पास है वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद पता चलेगा। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो आईपीओ आने के बाद 67% स्टेक प्रोमोटर्स के पास बचेगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स का जो डाटा है लास्ट 3 ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का सिंगल क्वार्टर का डाटा कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, जिसमें नंबर या फिगर जो रहेंगे वो लाख में रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें असेट से, 6,262 लाख की थी जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर 7,230 लाख तक पहुंच चुकी। रेवेन्यू 4,796 लाख था, नेक्स्ट ईयर 7,040 लाख हुआ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 6,400
9 लाख हुआ, थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, बट वापस से शानदार रिकवरी सिंगल क्वार्टर में 2120 लाख है। यानी इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करके एनुअली फिगर निकालते हैं 8480 निकलता है, जो पीछे जो नंबर रिपोर्ट किए गए हैं उनसे अच्छा है। प्रॉफिट 152 लाख था, देन 211 लाख हुआ, देन 623 लाख हुआ, और अभी सिंगल क्वार्टर में 242 लाख है। यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके एनुअली फिगर निकाले 968 लाख निकलता है। दैट मीन्स कि भाई मोटा मोटा अगर आप मान के चलो एक्सपेक्टेड है इस ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें, या फिर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट जो 4 डिजिट में आ जाएगा। नेटवर्थ की बात करें 1202 लाख की थी, जो कंटिन्यूसली बढ़कर पहुंच चुकी 2865 लाख। रिजर्व 777 लाख के थे, एक बार बढ़े 988 लाख हुए, बट वापस सब कम हुए 762 लाख, अभी वापस बढ़े 1473 लाख देखने को मिलते हैं। आगे बात की जाए बोरेक्स 3761 लाख की थी, ये कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे हो रही है, फिगर ज़्यादा नहीं जा रहा है, 3700 से ऊपर फिगर निकलता हुआ नजर नहीं आया, बट कम हो रहा है। अब कम होना तो अच्छी बात है, बट ये और ज़्यादा कम हो तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। आगे बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, 112 करोड़ का मार्केट कैप है, 8.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगा, 10.78% के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। टैप टू इक्विटी 1.12 की है, थोड़ा सा हाई साइड पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 8.5% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.69 है, हालांकि इस सेगमेंट पे काफ़ी ऊपर की प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी हमको काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, तो कंपेयर करें उनसे तो सस्ता है। पैट मार्जिन 11.5% के हैं, और अगर EPS देखें 4.48, जो घटकर हो जाएगा 3.8 वैल्यू एडजस्टमेंट। पी रेशो 13.16 से 15.4 हो रहा है, ये भी वैल्यू एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की भी बात करूँ तो ठीक नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ठीक नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं। अब IPO क्यों ला जा रहा है? रीपेमेंट करनी है कर्जे के लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़, यानी कि यहाँ पे बिजनेस के लिए अगर हम देखें एक्सपेंशन का, तो फिलहाल तो कुछ नज़र अभी नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट बन जाता है कि IPO का जो भी पैसा आएगा वो इधर उधर ही यूज़ हो रहा है, उसका कोई बड़ा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि बिजनेस में लगाएंगे। अब जिस वेबसाइट पे हमने डेटा चेक किया उनकी तरफ से मे अप्लाई बोला गया है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, बट मेरे को वो IPO ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर कंपनी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि भाई ये चीज़ के लिए हम IPO ला रहे हैं, यहाँ पर हमको इस सेगमेंट में एक्सपेंशन करना है, मशीनरी लगानी है, प्लांट लगाना है, जो भी XYZ करना है, वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। बाकी ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ठीक हैं, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, प्रमोटर एक्सपीरियंस है, नए प्रमोटर नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टेक ऑन करके बैठे हैं। प्राइस वाइज भी IPO हम कह सकते हैं ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से तो सही है, महंगा नहीं है। अब बात करें ग्रे मार्केट PM की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी IPO आ रहा है तो ग्रे मार्केट PM भी ज़रूर होगा। तो ग्रे मार्केट PM अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 17% के आसपास है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन बेसिस पे देखूँ, सिंपली आप देखो 10 रुपीज़ का ग्रे मार्केट PM है और 2000 शेयर्स का लॉट है, लिस्टिंग पे अप्रॉक्सीमेट 20,000 बनता है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। यहाँ एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई क्या ये लिस्टिंग इतने पे ही होगी, या अभी मार्केट का मोनोमॉल जिस हिसाब से बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है तो ये डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट PM आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं। इवन हुंडई का आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचा और डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिली, और उसके बाद भी काफ़ी नीचे 4-5% डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने रहेंगी, इसलिए इस IPO के लिए अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, एज ऑफ नाउ होल्ड पे डालिए, डे 1 डे 2 का डेटा एनालाइज करते हैं, दैन डिसाइड करते हैं मार्केट का माहौल कैसे, कुछ सुधरता है नहीं सुधरता, ग्रे मार्केट में कुछ एक्शन बनता है नहीं बनता, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन का डाटा आता है, क्या चीज़ें आती हैं, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे अप्लाई करना है या नहीं। अगर अप्लाई करना होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर या फिर टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए इस IPO को होल्ड कर सकते हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो सकता है। अभी के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।